क्या हाल है मेरे दोस्तों। आज हम आपके लिए कुछ चौंकाने वाली कहानियां लेकर आए हैं। हम 3 अविश्वसनीय सुलझी हुई गुमशुदगी की कहानियों को कवर कर रहे हैं, जिनमें अप्रत्याशित मोड़ है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3, जेरिका बिंक्स। 18 फरवरी 2018 की सुबह जेरिका बिंक्स ने अपनी रूममेट को बताया कि वह उनके सोबर होम से दौड़ने जा रही है। उसने अपने दौड़ने वाले जूते पहने, अपना फोन उठाया और एक हुडी और एक जोड़ी लेगिंग्स पहनकर घर से निकल गई। वह बचपन से ही दौड़ने वाली थी, जैसा कि उसकी माँ सुजाना वेस्ट्रिंग ने एक इंटरव्यू में याद करते हुए कहा। उसका गंतव्य था टिम्पैनोगोस केव नेशनल मॉन्यूमेंट, जो कि अमेरिकन फोक कैनियन में स्थित है। वह इस यात्रा से कभी वापस नहीं आई। जेरिका को इस ट्रिप के बाद से नहीं देखा गया था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उसका परिवार उसकी रहस्यमय गुमशुदगी के कारणों का पता लगाने के लिए जुट गया। उसके ठिकाने का एकमात्र सबूत था टिम्पैनोगोस केव नेशनल मॉन्यूमेंट के कैमरे का फुटेज, जिसमें उसे ट्रेल पर दौड़ते हुए दिखाया गया था। उसे ढूंढने के लिए परिवार ने अमेरिकन फोर्क के 8 डाई पार्क में एक आयोजन किया, ताकि जेरिका को याद किया जा सके और उसके लिए प्रार्थना की जा सके और उम्मीद की जा सके कि वह मिल जाए। उन्होंने उसे वापस लाने के लिए एक इनाम की पेशकश करते हुए साइन लगाए, लेकिन उनकी हताश कोशिशें बेकार गईं। जेरिका एक सोबर होम में रह रही थी, ताकि वह अपने पिछले नशे की समस्याओं से लड़ सके। अपनी समस्याओं के बावजूद जेरिका साफ सुथरी थी और रिकवरी होम में अपने इलाज का अच्छी तरह से पालन कर रही थी। वह अपनी रिकवरी के प्रति समर्पित थी, लेकिन अधिकारियों ने सोचना शुरू किया कि क्या वह फिर से नशे में डूब गई। अगर ऐसा संभव था, तो हो सकता है कि जेरिका ने भागने का निर्णय लिया हो और अपने नशे की लत और गुमशुदगी को दौड़ने के बहाने से छुपा लिया हो। राष्ट्रीय स्मारक में इस सिद्धांत को कभी साबित नहीं किया गया। अधिकारियों ने जेरिका के परिवार को आश्वासन दिया कि वे अमेरिकन फोर्क कैन्यन में गहन खोज कर रहे थे, जिसमें हेलीकॉप्टर, ड्रोन, रेस्क्यू टीमें और हवाई जहाज शामिल थे। खोजी टीमों ने टिम्पैनिगोस केव नेशनल मॉन्यूमेंट के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी खोज की, लेकिन किसी के पास जेरिका की रहस्यमयी गुमशुदगी का कोई सबूत नहीं था। कुछ मानसिक लोग जेरिका को देखने का दावा करते हुए आगे आए, लेकिन कोई भी स्रोत इतना विश्वसनीय नहीं था कि उसे माना जा सके। जेरिका के अपहरण होने का विचार उसके परिवार और दोस्तों के लिए अत्यधिक था, जिन्होंने उसे बचपन से ही एक उग्र धावक के रूप में जाना जाता था। वह रोजाना दौड़ती थी ताकि वह स्वस्थ और फिट रह सके, यहाँ तक कि समय समय पर मैराथन भी दौड़ती थी। जेरिका बहुत लंबे समय तक दौड़ सकती थी, इसलिए यह विचार कि कोई अपहरणकर्ता बिंक्स के पीछे दौड़ सकता था लगभग असंभव था। भ्रमित होकर उसका परिवार खोज जारी रखता रहा और इस उम्मीद को नहीं छोड़ा कि जेरिका कहीं बाहर जीवित है। बर्फ की वजन से खोज को गहराई से नहीं किया जा सकता था, लेकिन अधिकारियों ने वादा किया कि जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा और बर्फ पिघलने लगेगा, वे खोज जारी रखेंगे। जेरिका के गायब होने के 1 साल से अधिक समय बाद एक आदमी उसी ट्रेल पर हाइकिंग कर रहा था, जहां से जेरिका रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसने मासूमियत से एक जल निकासी गड्ढे के साथ ऊपर जाने का फैसला किया, जिसे उसने पहले कभी नहीं खोजा था। वहां उसने जेरिका का सड़ा गला शरीर पाया। उसकी टांगें अप्राकृतिक रूप से मुड़ी हुई थी और उसका शरीर पिघली हुई बर्फ के नीचे सड़ रहा था। जेरिका बिंक्स उस ट्रेल से 850 फीट ऊपर पाई गई, जहां वह दौड़ रही थी। Human remains found in American Fork Canyon have been identified. Utah County Sheriff's Office confirming the remains are those of Jerica Binks. उस दिन जब वह गायब हुई, जिसे अधिकांश लोग न तो देख पाए और न ही समझ पाए, क्योंकि बिंक्स को जिस जगह पर पाया गया वह एक जल निकासी खड्ड था, न कि ट्रेल के साथ।
अमेरिकन फोक कैनियन में मिले मानव अवशेषों की पहचान की गई है। यूटाह काउंटी शेरिफ कार्यालय ने पुष्टि की कि ये अवशेष जेरिका बिंक्स के हैं। नरेटर बिंक्स आखिरी बार 24 साल की उम्र में देखी गई थी, जब वह अपने घर से एक साधारण दौड़ के लिए निकली थी, जो इतनी जल्दी इतनी अंधेरी हो गई। लाश पर पाए गए सामानों को उसी चीजों के रूप में घोषित किया गया जिन्हें जेरिका ने उस सर्दियों के दिन अपने सोबर होम से निकलते समय पहना था। लेकिन जो उन्होंने बाद में खोजा वह बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। जेरिका की एक टांग गंभीर रूप से टूटी हुई थी, जिसे अधिकारियों ने मौत का मुख्य कारण बताया। उसके टिबिया फिबुला में एक गंभीर फ्रैक्चर था, जो वहां हुई घटनाओं में शामिल हो सकता है। What looks to be a severe break to her tibia fibula, so that could have played in. नरेटर, आज भी व्यापक रूप से मानी जाने वाली थ्योरी यह है कि जेरिका ने खड्ड को चढ़ने की कोशिश की, जो चढ़ने के लिए कठिन क्षेत्र था। उसने अपनी टांग तोड़ ली और वहां उसे बचाने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। यह अज्ञात है कि वह अकेले पहाड़ पर कितनी देर तक रही, इससे पहले कि उसकी अंततः मृत्यु हो गई। मामले में किसी भी प्रकार के अपराध की आशंका नहीं जताई गई थी, लेकिन इसने उस दिन सभी धावकों को एक सबक सिखाया। इसने उन्हें सिखाया कि दौड़ जैसी साधारण चीज भी कितनी खतरनाक हो सकती है। जेरिका का परिवार बुरी तरह आहत है, लेकिन उसके शरीर की खोज ने आखिरकार उन्हें दुख मनाने की अनुमति दी, जबकि यह समझने में मदद मिली कि उनकी बहन, बेटी और दोस्त के साथ क्या हुआ था। जेरिका की गुमशुदगी और इसे संभालने के तरीके ने यह सवाल उठाया कि इसमें ड्रग्स की क्या भूमिका थी और कैसे इस विचार ने जांच को बदल दिया कि जेरिका उस दिन नशे में हो सकती थी, जो उसकी असमय मृत्यु का कारण बना। वास्तव में उसकी टूटी हुई टांग सबसे अधिक संभावना उसकी मौत का कारण थी, या कम से कम इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई थी। जेरिका बिंक्स की गुमशुदगी आखिरकार सुलझ गई, जिससे उसके परिवार को उसे दफनाने और वास्तविक जवाबों के साथ ठीक होने की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मिली। नंबर 2, मैरी सेरुटी। मैरी सेरुटी का बचपन कठिनाइयों से भरा था। टेक्सास के किंग्सविले में जन्मी और पली बढ़ी, वह एक प्रोफेसर की बेटी थी। उसके माता पिता दोनों की मृत्यु उसके 21 साल के होने से पहले ही हो गई थी। इन्होंने ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, लेकिन कभी स्नातक नहीं हो सकी। इसके बाद उनकी 2 बार शादी हुई, लेकिन दोनों शादियों तलाक में समाप्त हो गए। मेरी बहुत अकेली महिला थी, लेकिन उसके कुछ दोस्त और उसके परिवार के सदस्य थे जो उनका समर्थन करते थे और उनकी देखभाल करते थे। लेकिन उनके जीवन में के अंत के करीब उन्हें मिलने वाले देखभाल में काफ़ी कमी आई, खासकर जब मैरी 2015 में गायब हो गई। My name is Mary Cerruti and I live at 610 Alston, and literally this project is going to be in my backyard and I'm surrounded. नमस्ते, मेरा नाम मैरी सैरुटी है और मैं 610 आस्टन में रहती हूँ और वास्तव में यह प्रोजेक्ट मेरे पिछवाड़े में होने जा रहा है और मैं चारों ओर से घिरी हुई हूँ। मेरी अपनी छोटी पीली घर के बगल में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के निर्माण का विरोध करने वाली एकमात्र विरोधकर्ता थी। इसके पहले कि वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, उसके जोरदार विरोध के बावजूद अपार्टमेंट निर्माणकर्ताओं ने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, जो उनके छोटे से घर पर हावी हो गया और उसे झाड़ियों में छिपा दिया। कोई नहीं जानता था कि मैरी गायब हो गई थी, क्योंकि वास्तव में किसी ने उसके घर को देखा ही नहीं था। तब तक किसी को संदेह नहीं हुआ, जब तक कि पड़ोसियों ने उसके घर के बाहर ढेर सारे मेल और एक टूटी हुई खिड़की को नहीं देखा। उन्होंने मैरी की खोज शुरू की, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैरी के घर का दृश्य बेहद डरावना हो जाता था। उनकी कार अभी भी ड्राइववे में खड़ी थी और उनके सामान घर में
जस के तस थे। उनके एक दोस्त ने आधिकारिक तौर पर अगस्त 2015 में उनकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई। जब वह उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रही थी, मैरी की तलाश शुरू हो गई। Many apartments for such a small space, and I think the character of the neighborhood will be damaged. Thank you. इतने छोटे से स्थान के लिए बहुत सारे अपार्टमेंट हैं और मुझे लगता है कि पड़ोस के चरित्र को नुकसान पहुंचेगा। मैरी को आखिरी बार फरवरी या मार्च 2015 में देखा गया था। उनकी गुमशुदगी ने उनके दोस्तों और अधिकारियों दोनों को भ्रम पैदा कर दिया। वह 61 साल की कमजोर बुजुर्ग महिला थी। वह कहाँ जा सकती है? खिड़की टूटने के कारण लोगों ने सोचा कि उनका अपहरण हो गया है। उनके दोस्तों ने टूटी खिड़की से कुछ मेल निकालने की कोशिश की, जिसमें उन्हें पता चला कि उन्होंने मई में कुछ सामान खरीदा था जो उस समय उनकी स्थिति का आश्वासन देता था। मैरी के गायब होने के बाद उन पर एक पशु क्रूरता का मामला दर्ज किया गया। मैरी बिल्लियों के शौकीन थी और उनके गायब होने के दौरान बिल्लियों घर में अकेली थी। अधिकारियों को जब तक वहां पहुंचे तब तक उन बिल्लियों मर चुकी थी। मैरी के अपहरण होने के काफी सबूत था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह अपनी प्यारी बिल्लियों और अपने कार को पीछे छोड़कर चली जाती। टूटी हुई खिड़की ने भी इस सिद्धांत में भूमिका निभाई। एक अपहरणकर्ता ने मैरी को उनके घर से लिया होगा। यही कारण है उनका गायब होना। किसी का ध्यान नहीं गया और उसका घर बिल्ली और कार के साथ छोड़ दिया गया। यही बात थी। सही? गलत? मैरी का घर उसकी गुमशुदगी के बाद नीलामी में बेच दिया गया था और एक किराएदार ने घर किराए पर ले लिया, जिसे अब नीला रंग किया गया था। वहां रहने के सिर्फ पहले कुछ ही दिनों के भीतर उसने 911 पर कॉल की 4 मार्च 2017 को। उसने एक चौंकाने वाली खोज की और कुछ ऐसा पाया जो बिल्कुल अविश्वसनीय था। महिला: आपकी आपातकालीन स्थिति क्या है? किराएदार: तो मैंने यह रिपोर्ट करने के लिए कॉल की। मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे करना है, लेकिन मैंने इस घर में अभी किराए पर लिया है। कुछ दिन पहले ही यहाँ आया हूँ और मुझे दीवारों के बीच एक मानव कंकाल मिला है। वाचक: एक शरीर अटारी में 2 दीवारों के बीच फंसा हुआ था। अधिकारियों ने जल्दी से जाकर शरीर की जांच की, जिसे पहले से ही चूहों ने आंशिक रूप से खा लिया था। शरीर को तुरंत परीक्षण के लिए ले जाया गया और मैरी के परिवार और दोस्तों ने सबसे बुरी स्थिति के लिए खुद को तैयार किया। उनका बुरा सपना सच हो गया। वह शरीर जो उस दिन दीवारों में मिला था, वह मैरी का ही था। शरीर को पहचानने के लिए किसी भी तरह से दांतों का नमूना लेना असंभव था, क्योंकि मैरी के जीवित परिवार के सदस्य केवल चचेरे भाई थे। डीएनए परीक्षण अनिर्णायक साबित हुआ। फिर जांचकर्ताओं ने उसका जबड़ा लिया, जो मैरी के शरीर का एकमात्र भाग था जिसे बचाया जा सकता था, और उन्होंने इसे मैरी के जबड़े से मिलाने के लिए तस्वीरों और फुटेज का उपयोग किया। आप जो फुटेज देख रहे हैं वह वही फुटेज है जिसे जांचकर्ताओं ने सुरागों की तलाश में गहराई से देखा था। दुर्भाग्य से फुटेज में मैरी ने जो चश्मा पहना था वह उस चश्मे से मेल नहीं खाता था जो अवशेषों पर पाया गया था। लेकिन उन्होंने एक बेहद भयानक बात पर ध्यान दिया। इस वीडियो में जब मैरी बोल रही थी तो उन्होंने देखा कि उसे बोलते समय अपना जबड़ा हिलाने में कठिनाई हो रही थी। इसके बाद उन्होंने पाया कि जबड़ा बिल्कुल मेल खाता था, उसकी लगभग इंडेंटेड स्क्वायर चिन्ह के आकार तक। उस शरीर पर भी एक जोड़ी फटे हुए जूते और मैरी के लाल चश्मे थे, जो 2 चीजें थीं जिनके लिए मैरी जानी जाती थी। इन सब बातों से यह साबित हुआ कि दीवारों के बीच फंसा हुआ शरीर वास्तव में प्रिय मैरी सेरुटी का ही था। सबसे व्यापक रूप से मानी जाने वाली थ्योरी ये है कि मैरी कुछ लेने के लिए अपनी अटारी में गई थी और पाया कि एक फर्श बोर्ड ढीला था। अस्थिर बोर्ड के कारण मैरी फर्श में गिर गई और मदद के लिए पुकारने में असमर्थ रही, क्योंकि वह अकेले अपनी बिल्लियों के साथ रहती थी।
यह सबसे अधिक संभावना है कि उसकी मौत निर्जलीकरण या भूख से हुई है और वह अपने अटारी में अकेले मर गई। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि वह वहाँ हो सकती थी जब तक कि उसे पाया नहीं गया। इसके साथ ही मामला आखिरकार बंद कर दिया गया। इस मामले में ज़्यादातर लोग को संदेह नहीं था कि कोई अपराध हुआ है, लेकिन कुछ लोग, जिनमें मैरी की चचेरी बहन नैन्सी भी शामिल थी, मानती थी कि इसमें अपराध शामिल था। क्रॉनिकल के साथ अपने साक्षात्कार में उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं इस बात से खुश हूँ कि यह एक निष्कर्ष पर पहुँच रहा है। मुझे लगता है कि किसी ने उसे वहाँ रखा होगा। मेरे पास अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका शायद कभी जवाब नहीं मिलेगा। मैरी सेरुटी की मौत के कारण उसके अच्छे से जानने वाले लोगों में दुख और अपराध बोध हुआ। कुछ लोगों ने सोचा कि वह बस उसके कॉल का जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि उसका मन नहीं था, और अन्य लोग चाहते थे कि वे उसे खोजने की कोशिश करते क्योंकि उसके लापता होने के बारे में कुछ नहीं पता चला। नंबर 1, पमेला जैक्सन और चेरिल मिलर। 29 मई 1971 को पमेला जैक्सन और चेरिल मिलर एक ग्रेवल पीट की ओर जा रही थी जहां वे साल के अंत की पार्टी कर रहे थे। वे दोनों दक्षिण डकोटा में 17 साल की उम्र में रह रहे थे। उस दिन पार्टी के लिए निकलने के बाद उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। पमेला और चेरिल की खोज वर्षों तक चलती रही और कई लोगों ने यह अनुमान लगाया कि उन्हें अपहरण कर लिया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है या शायद वे कहीं जीवित थी। 2 लड़कियों के इर्द गिर्द कई तरह की अटकलें थीं, जिनमें से कुछ अपहरण से संबंधित थी और कुछ के अनुसार वे भाग गई थी। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह थी कि पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला जो किसी एक सिद्धांत पर पुख्ता कर सके। अधिकांश लोगों का अनुमान था कि वे भाग गई थी क्योंकि 1971 में यह आम बात थी। अपहरण एक आम घटना नहीं थी, खासकर दक्षिण डकोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में। जिम रोएन हार्ट, एक डिप्टी जो घटना के समय 21 साल का था, ने शिकागो की सिटी जर्नल के साथ एक साक्षात्कार में बात की। अपने साक्षात्कार में उन्होंने याद किया, तब अगर कोई बच्चा लापता हो जाता था तो वास्तव में यह अधिक संभावना थी कि वह भाग गया था। अपहरण के बारे में सुनना तब बहुत दुर्लभ था। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसके बारे में आप चिंतित होते थे, खासकर ग्रामीण दक्षिण डकोटा में। कई किशोर शहर के लिए भाग जाते थे बिना दोबारा सोचे। इसके कारण इस मामले की गहराई से जांच नहीं हो सकी। यह भी 1971 था, इसलिए इस मुद्दे को प्रचारित करने के लिए कोई इंटरनेट या अलर्ट नहीं था। पमेला जैक्सन और चेरिल मिलर के मामले में किसी भी प्रकार का अपराध संदेहास्पद नहीं था, जिसका मामला इतिहास में दब गया। 2007 तक उनके बारे में फिर से बात नहीं की गई। जब एक व्यक्ति के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया गया था, दोषी यौन अपराधी डेविड लिकेन पर मामले में कुछ करने का संदेह था। उसके खिलाफ आरोप लगाए गए, लेकिन उन्हें जल्द ही हटा दिया गया। उन्होंने पाया कि एक अन्य कैदी ने झूठे कबूलनामे दिए थे। तो पमेला जैक्सन और चेरिल मिलर कहाँ गायब हो गई? क्या वे वास्तव में बड़े शहर के लिए भाग गई? क्या उनकी हत्या की गई? इन दोनों सवालों का जवाब नहीं है। उनकी हत्या नहीं हुई थी और न ही वे भागे थे। सितंबर 2014 में लड़कियों के गायब होने के 43 साल बाद
अधिकारियों को तब बुलाया गया जब एक आदमी ने उस पुल के पास की एक नदी में एक वाहन के पहियों को देखा, जहां लड़कियों को आखिरी बार देखा गया था। कार को धीरे धीरे पानी से बाहर निकाला गया और पुलिस को परिणाम देखकर हैरानी हुई। यह वही स्टूडबेकर कार थी जिसमें पामेला और शेरिल को आखिरी बार देखा गया था। आर्गस लीडर के अनुसार कार तीसरे गियर में थी, चाबी इग्निशन में लगी हुई थी और लाइट्स ऑन थी। इसके अंदर उसका लाइसेंस, सहपाठियों के नोट्स और तस्वीरें पाई गईं। मामला आखिरकार हल हो गया। उनकी गाड़ी 43 साल तक पानी के नीचे छिपी रही थी। समय के साथ कार स्पष्ट रूप से खराब हो गई थी, लेकिन यह अभी भी एक समय कैप्सूल की तरह थी जिसमें 1971 की उनकी सारी चीजें मौजूद थीं। पामेला और शेरिल दोनों को फ्रंट सीट पर पाया गया और कोई भी अपराध की संभावना को बाहर रखा गया। उनके सारे कपड़े अब भी सुरक्षित थे, जिसने इस बात को बल दिया कि लड़कियों का अपहरण या हत्या नहीं की गई थी। लड़कियों की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हुई थी। स्टूडबेकर नई निर्मित पुल के नीचे गहरे पानी में गिर गई थी। ये कार केवल सूखे के कारण पाई गई थी, जिससे पहिए सतह पर आ गए थे और उस व्यक्ति ने इसे देखा था। गायब होने के 43 साल बाद पामेला जैक्सन और शेरिल मिलर को आखिरकार दफनाया गया। वे आखिरकार अपने दोस्तों और परिवार द्वारा सही तरीके से शोक मनाए जा सके। पामेला जैक्सन के पिता ऑस्कर जैक्सन इतने भाग्यशाली नहीं थे। वह कार की खुदाई से 5 दिन पहले 102 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने अपनी मृत्यु लेख में लिखा कि उनकी सबसे बड़ी पछतावा यह था कि वह यह जान नहीं पाए कि वास्तव में पामेला के साथ क्या हुआ था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगली बार आपसे मुलाकात होगी।